हो गया? Okay, good morning students. So in this video lecture we are going to revise our complete first unit. ठीक है, पूरी फर्स्ट यूनिट हम लोग इसमें रिवाइज कर लेंगे और जितना भी टाइम लगेगा, हो सकता है 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा जितना भी लगे, लेकिन आज फर्स्ट यूनिट कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे। रिवीजन में करेंगे क्या क्या, जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझेंगे, जितने भी डेरिवेशंस हैं उनको समझेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट का आइडिया ले लेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट तो एक आउट ऑफ द लिमिट है, उसके लिए हम अलग से न्यूमेरिकल सेशन कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हमारी यूनिट शुरू होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी नाम ही में है, इलेक्ट्रो यानी चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्टैटिक यानी रुका हुआ, स्टैटिक यानी रुका हुआ, तो चार्ज रुका रहेगा, मूव नहीं करेगा। तो जब मूव नहीं करेगा यानी फ्लो नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा यानी करंट इसमें नहीं है, करंट नहीं है, यानी पूरी यूनिट में कहीं भी करंट तुमको नहीं दिखेगी। पहली बात तो जो भी खेल, जो भी करामात होंगी वो किसके कारण होंगी? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के कारण, पहली चीज। चलिए, तो सबसे पहले समझ लेते हैं चार्ज क्या क्या होता है। तो चार्ज इज द बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, एनी पार्टिकल, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ फिनोमिना शो करता है। क्या शो करेगा? या तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा या नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा तो हम कहेंगे इस पर नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ तो कह देंगे पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये सब तो चार्ज की कॉन्सेप्ट हो गई। इसके अलावा चार्ज क्रिएट कैसे करते हैं? क्रिएशन फ्रिक्शन से क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। रगड़ के, जब भी कोई दो सरफेसेस आपस में रब करी जाती हैं, रगड़ी जाती हैं, तो उनके चार्ज आपस में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, ये फिनोमेना आपने अक्सर देखा होगा। सर्दियों में गर्म कपड़े उतारते समय आपको अंधेरे कमरे में चिंगारी जैसे साउंड आया होगा। कभी कभार स्कूल में मेज पे बैठे बैठे अचानक जब कोहनी सरकी होगी तो कोहनी पे करंट जैसा लगा होगा, वरना कभी कभी फ्रिज के दरवाजे को भी छुआ होगा तो भी करंट लगा होगा, लेकिन फिर जब उसको छुआ तो करंट नहीं भी लगा। कारपेट पे रबड़ की चप्पल से चलो तो भी आपको झटका लगता है, करंट लगता है, हल्का सा एक शॉक जैसी फीलिंग आती है। ये सब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल्स हैं, बेसिक फंडामेंटल एग्जांपल। और वरना कुछ भी नहीं तो आपने बचपन में छोटे छोटे कागज को फाड़ कर स्केल को बालों में रगड़ कर वो छिछोरपन तो करा ही होगा, वो उसे आपस में बच्चे चिपकाते थे। ये सब काम सबने करे ना, तो बस वही है फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्ज ट्रांसफर होगा कैसे? क्वांटाइज्ड रूप में होगा, क्वांटाइज्ड रूप में होगा, यानी चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में होगा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या 2 या 3 या 4। 1.3 पॉसिबल नहीं है, 7.5 पॉसिबल नहीं है, 3/7 पॉसिबल नहीं है। यानी कंप्लीट वैल्यूज के साथ एक निश्चित संख्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में ही चार्ज ट्रांसफर होगा। ठीक, अब अक्सर कहा जाता है कि भाई मान लो ये दो बॉडी, ये कोई बॉडी है, इस पे +2 कूलम चार्ज है, +2 कूलम चार्ज है। इसका मतलब किसी ने इससे -2 कूलम वैल्यूज के इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, तभी तो +2 आया है। हमें पता है, इतना तो पता होगा सबको कि भाई पॉजिटिव चार्ज यानी इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, नेगेटिव चार्ज यानी इसने कहीं से इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। तो जब इस पे इलेक्ट्रॉन, इस पॉजिटिव चार्ज है यानी इसने -2 कूलम वैल्यू के इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए हैं, रिलीव कर दिए हैं, किसी को दे दिए हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स ही नीड टू गिव टू डेवलप +2 कूलम चार्ज, कि ये कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ दे कि +2 कूलम चार्ज इस पे डेवलप हो जाए, आ जाए। यानी Q = Ne, यानी +2 कूलम चार्ज हमको चाहिए, n संख्या इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻19। आप डिवाइड कर दीजिए, 2 / 1.6 × 10⁻19 n, तो 16 एकम 16 बचे 4, 16 एकम 16, 16 32, 16 3 48, तो 1.2, सो 1.2 × +19 n। अब देखो ये क्वांटाइज्ड वैल्यू है, यानी n = 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इतने इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रांसफर होंगे किसी बॉडी से तो वो बॉडी पॉजिटिव +2 कूलम हो जाएगी, और जिस पर इतने इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वो कैसी हो जाएगी? -2। समझ बात आ रही है यहां तक? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज में, इलेक्ट्रॉन की क्वांटाइज्ड वैल्यूज में ही ट्रांसफर होता है। ये बात आप समझ लीजिए अच्छे से। चलिए इसके बाद अब जब चार्ज हैं, दो चार्ज हैं, एक प्लस है एक माइनस है, या दो प्लस हैं या दो माइनस हैं, यानी वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। तो उसके लिए कूलम ने अपना एक रूल दिया, कूलम्स लॉ। ठीक है, उसके लिए कूलम ने अपना लॉ दिया, कूलम्स लॉ, जो ये कहता है कि अगर कोई दो चार्ज हैं Q1 Q2 और वो एक दूसरे से किसी r डिस्टेंस पे सेपरेट हैं, किसी r डिस्टेंस पे अगर वो आपस में सेपरेट हैं, चलिए अगर वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेट है तो उन दोनों के बीच लगने वाला रिपल्सिव फोर्स हो या अट्रैक्टिव फोर्स हो, रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव हो, वो बराबर होगा उन दोनों, प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों चार्जेस की न्यूमेरिकल वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के, है ना। यानी ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी फॉलो करेगा और चार्जेस के मल्टीप्लाई की भी प्रोपोर्शनल होगा। तो आप इन्हें कंबाइन कर दोगे, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, और एक्चुअली इसी कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, जिसको हम कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां तक क्लियर है? ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। ठीक, इसके बाद ये तो हुआ हमारे कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म, कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म। लेकिन हमें पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा। अब फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है यानी इस फोर्स के फॉर्मूले को वेक्टर लॉ में भी लिखा जा सकता है। तो वो चीज समझ लो, वेक्टर लॉ में कैसे लिखेंगे कि मान लीजिए अगर ये दोनों फोर्स प्लस पॉजिटिव है, मान लो ये दोनों फोर्स पॉजिटिव है, तो जाहिर है ये फर्स्ट रिपेल करेगा, यानी ये इस पर फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, है ना, ये इस पे फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, रिपेल करेगा। यानी इस फोर्स की वैल्यू होगी फोर्स ऑफ फर्स्ट ऑन सेकेंड पार्टिकल, ये होगा फोर्स ऑफ सेकेंड ऑन फर्स्ट पार्टिकल, और ये वेक्टर फोर्सेस होंगे। ठीक है, तो जब वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसे लिखें तो चाहे F12 हो या F21 हो, दोनों की ही जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो उतनी ही होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो यही तो होगी। ये ध्यान रखो, ये K की जगह हमने ये लिख दिया है अब। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो यही होगी, पर ये होंगे एक दूसरे के अपोजिट, है ना। तो हम इनको कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21, और लिखने का तरीका होगा फोर्स F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², r कैप, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस दिशा का, उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालें? कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका यूनिट वेक्टर। तो अगर यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालनी हो तो वेक्टर को डिवाइड कर दो उसकी यूनिट वैल्यू से, उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो यहाँ भी हम यही करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²।
आर स्क्वायर वेक्टर आर अपॉन आर, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो नीचे क्या हो जाएगा आर क्यूब। और यही कारण है कि वेक्टर फॉर्म में आपको आर क्यूब देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला। इसके ऊपर मैंने इस फॉर्मूले पर बेस्ड मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाए हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल सेशन में उनकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उसमें से देख सकते हैं। ये चीज़ इतनी क्लियर है सबको, ठीक। चलो अब इसके बाद मान लो, जैसे मान लीजिए कोई किसी ट्रायंगल में कोई मतलब एक चार्ज यहां रखा हुआ है Q1, एक चार्ज यहां रखा हुआ है Q2, ठीक है, और एक चार्ज यहां रखा हुआ है Q3, और आपसे कहा जा रहा है कि Q1 Q2 की वजह से Q3 पे फोर्स निकालो। Q1 Q2 की वजह से Q3 पे फोर्स निकालो। तो Q1 Q3, तो जो फोर्स Q1 Q3 पे लगाएगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ, कहीं भी होगी फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ। तो मान लो ये फोर्स लगा रहा है F1, ये फोर्स लगा रहा है F2, तो देखो ये दो वेक्टर हो गए। तो यानी कि फोर्स अगर आपको कुछ इस तरह दिया हो कि कोई शेप बन रही हो, अलग अलग वेक्टर्स की डायरेक्शन बन रही हो, तो यूं ही हम उनको नहीं जोड़ सकते। टोटल फोर्स निकालने के लिए हमें वेक्टर लॉ का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? वेक्टर लॉ का। तो फॉर्मूले में दिया हुआ होगा कि ये बीच का एंगल कितना बनाते हैं, और अगर नहीं दिया है तो लैंग्वेज से पता करा जा सकता होगा, लैंग्वेज से पता करा जा सकता होगा। मान लो इसकी वैल्यू थीटा है, तो जो नेट फोर्स लगेगा, जो रिजल्टेंट लगेगा F, वो बराबर होगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, और फिर जो आपको डायरेक्शन निकालनी होगी अल्फा, रिजल्टेंट वेक्टर की, वो निकलेगी tan अल्फा इक्वल्स टू Q साइन थीटा यानी F2 साइन थीटा प्लस F1 F2 कॉस थीटा। तब इस फॉर्मूले का यूज करके, जो वेक्टर लॉ में आपने 11th में पढ़े थे, इनका यूज करके आप फोर्स की डायरेक्शन को या फोर्स की वैल्यू को निकालेंगी, या जब आपको अलग अलग फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में कुछ इस तरह दिए हो। और अगर ऐसा ना किया गया हो, डायरेक्ट आपसे कहा गया हो कि दो चार्ज है उनके बीच में फोर्स की मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालो, तो ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, F इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर टाइम्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। तो न्यूमेरिकल सेशन की जो वीडियो है उसको जाके आप लोग देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो यहां तक बात हो गई हमारी कूलम्स लॉ की, फोर्स की। ठीक रिवीजन हो रहा फटाफट तुम्हारा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले भी कई बार बता चुका हूं, कि फील्ड जो है हमेशा फोर्स पर यूनिट समथिंग होती है, फोर्स पर यूनिट समथिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक फॉर्मूला है वो तो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू F बाई Q, यानी न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट है। डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला mLT-2 और चार्ज का AT। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया mLA-1 T-3। निकाल सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंस क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंस ये है कि मान लो कोई चार्ज है Q, ठीक है, तो चार्ज के चारों ओर का वो हिस्सा जिसमें अगर कोई और चार्ज आ जाए तो ये उस पर फोर्स लगाए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है।
इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों ओर का वो हिस्सा जिसमें अगर कोई और पार्टिकल आ जाए, जिसमें कोई और पार्टिकल आ जाए, तो ये चार्ज उस पार्टिकल पे भी फोर्स लगाने लगेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है और वो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी। अब ये भी बड़ा कंफ्यूजिव रहता है अक्सर बच्चों को कि इसमें Q1 नीचे लें या Q2 नीचे लें। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, मान लो एक ये चार्ज है Q1 और एक ये चार्ज है Q2, तो Q2 चार्ज किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस करेगा? Q1 की। और Q1 किसकी महसूस करेगा? Q2 की। भाई हम खुद से फील्ड थोड़ा महसूस कर पाते हैं। हम तो अगर हमारे आसपास कोई और बैठा हो तो हम उसकी प्रेजेंस महसूस करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के चारों ओर का अपना एरिया भी होता है। कहते हैं भाई तू बड़ा नेगेटिव आदमी है यार, तेरे से बड़ा बदबू आ रही, तू नहा के आ पहले। समझ रहे हो? हर इंसान की जैसे चार्ज की अपनी फील्ड होती है, इंसान की अपनी भी फील्ड होती है। जिसकी पॉजिटिव फील्ड है वो उसका पॉजिटिव एरा है, जिसकी पॉजिटिव फील्ड नहीं है उसका नेगेटिव एरा है। ठीक है, चलो, तो यानी Q1 चार्ज महसूस करेगा Q2 की फील्ड, Q2 महसूस करेगा Q1 की फील्ड। तो अगर हम फील्ड निकालें, है ना, यानी निकालें अगर हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q1 विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, तो हमें करना पड़ेगा Q1 के लिए निकालना है ना, तो Q2 से डिवाइड कर दो। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड विद ऑफ सेकेंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू 1, Q1 कर दो। ठीक है, अब जरा वैल्यू रखो f की वैल्यू क्या होगी भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R कैप अपॉन Q2। ध्यान रखो ये वेक्टर फॉर्म में लिखना है हम। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर Q1 R कैप। तो Q1 से Q1 हट गया, Q2 से Q2 हट गया। यानी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर फर्स्ट पार्टिकल निकाल रहे थे तो हमारा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R स्क्वायर, और जब सेकेंड के लिए निकाल रहे थे तो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R स्क्वायर। तो देखने में हमें यह लगता है कि 1 है तो Q1 होगा, 2 है तो Q2 होगा, पर उसके पीछे का इतिहास ये है कि एक्चुअली ये जो E1 है ये सेकेंड के रिस्पेक्ट में निकाला गया है, इसीलिए Q2 से डिवाइड किया गया है और इसीलिए Q2 हट गया है, वरना नहीं हटता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज विद रिस्पेक्ट टू अनदर चार्ज। किसी चार्ज पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है दूसरे के रिस्पेक्ट में, उसको हम ई से डोनेट एक्चुअली करते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद बात आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती कैसी हैं। ध्यान रखिए, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ होंगी, ठीक है। अगर आपका नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा अंदर की तरफ होंगी, इनवर्ड होंगी। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई हमारा प्लस माइनस चार्ज का कॉम्बिनेशन हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही होंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ। पर यहीं अगर दो पॉजिटिव चार्ज के कॉम्बिनेशन हो
या दो नेगेटिव चार्ज के कॉम्बिनेशन हो तो वो एक दूसरे से क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, ठीक है, इस तरह वो रिपेल करेंगी आपस में, इसीलिए वो रिपल्सन फोर्स लगता है। तो यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं उस चीज की जो हमारे इस यूनिट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो भैया देखो डाइपोल क्या है, डाइपोल यानी दो हो जिसके पोल, यानी एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव बट इक्वल अमाउंट में चार्ज, यानी अ पेयर ऑफ टू चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट पोलैरिटी। अगर इस पे 2 है तो इस पे -2, इस पे 3 है तो इस पे -3, इस पे -10 है तो इस पे +10। समझ रहे हो? When two charges having same magnitude but opposite in polarity are separated by some finite distance, then such system of charges is called electric dipole. Clear? चलिए डाइपोल के एग्जाम्पल देख लेते हैं। HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, KOH पोटेशियम पॉजिटिव हाइड्रोक्साइड नेगेटिव। अब जरा मुझे बताओ NaCl की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 28 हाथी, 28 घोड़े, क्या 28? अरे 1.73 एंगस्ट्रम मान लो। एंगस्ट्रम में होती है, एंगस्ट्रम में होती है ना, मीटर में तो नहीं होती, एंगस्ट्रम में होती है। अच्छा एंगस्ट्रम लंबाई दिखती है तुम्हें आंखों से? नहीं दिखती। यानी डाइपोल एक ऐसी चिड़िया है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, बहुत कम, मतलब बहुत ही कम। समझ में आ रही बात? तो ऐसा नहीं है कि एक चार्ज यहां रखा हुआ है, एक चार्ज यहां रखा हुआ और ये डाइपोल है, इसे डाइपोल नहीं कह सकते, ठीक है। बेसिकली डाइपोल्स आर वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है, यानी उनके बीच की जो डिस्टेंस है बहुत छोटी होती है, ठीक है, इतनी बात ध्यान रहेगी। चलो तो डाइपोल में हम अगर इसकी डिस्टेंस लेंथ को 2a मान लें, यानी ये डिस्टेंस a हो गई, ये डिस्टेंस a हो गई, इसको 2 मानने की वजह है आगे बता देंगे। तो इसमें एक डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जिसकी वैल्यू होती है P = Q टाइम्स 2a, ठीक है, यानी किसी एक चार्ज की वैल्यू टाइम्स दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो इसे अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो इसे 2qa भी लिख लेते हैं। कोई समस्या तो नहीं यहां तक? इसे कहते हैं डाइपोल मोमेंट, मतलब ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और अगर थोड़ा थोड़ा अपनी दिमाग पर जमी धूल हटाओ तो याद होगा मैंने 11th में तुमसे कहा था कि किसी भी चीज की अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दी तो वो क्या बन जाता है? मोमेंट, वो मोमेंट बन जाता है। यहां चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की मल्टीप्लाई लेंथ से हो गई तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर मैग्नेट्स के बीच की डिस्टेंस की मल्टीप्लाई मैग्नेटाइजेशन से हो जाए तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जब फोर्स की मल्टीप्लाई डिस्टेंस से हो जाती है तो टॉर्क मोमेंट, ठीक है। जब एंगुलर मोमेंटम, जब लीनियर मोमेंटम की मल्टीप्लाई डिस्टेंस से हो जाती है तो कहते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी एंगुलर मोमेंटम J। किसी भी चीज की मल्टीप्लाई अगर डिस्टेंस से हो रही है तो वो मोमेंट को जनरेट करती है। किसे? मोमेंट को। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, फोर्स कितना होगा, यह भी हमें पढ़ना है। ये वो चीज है जो हाल ही में कुछ दिनों पहले किसी स्टूडेंट ने हमसे पूछी थी, कुछ दिनों पहले के साथ कल ही परसों पूछी थी, ठीक है। तो अब वो फिर से ध्यान से देख लें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, आपके सिलेबस में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के दो डेरिवेशन हैं। एक है इसकी एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन यानी ये लाइन, इस लाइन पे कहीं भी अगर कोई चार्ज रखा हो तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, या कोई पॉइंट हो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। दूसरा इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर यहां पर, ठीक बीच से जो परपेंडिकुलर जाए, इस लाइन पर अगर कोई पॉइंट हो तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। समझ में आ रही बात। तो माना भैया ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है, ये बीच की डिस्टेंस 2a है, तो ये हमारी a हो गई, ये हमारी a हो गई, ठीक है। अब सपोज इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है P पे, इधर भी ले सकते हैं, कोई सी प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी जो डिस्टेंस है वो सपोज x है सेंटर से, कहां से x है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस जो है P की x है। तो अगर हम इस पॉइंट को A कह दें, इस पॉइंट को B कह दें, तो BP की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x में से A घटा दो, और AP की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, x में A जोड़ दो, कोई दिक्कत। तो बस निकालो जरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P इज 1/4πε0। चार्ज की वैल्यू Q है और बीच की डिस्टेंस x प्लस A। अरे अभी निकाला था ना फॉर्मूला, 1/4πε0 Q/r², वही लगाया है। ऐसे ही निगेटिव के लिए निकालो, 1/4πε0 Q/x - a होल स्क्वायर, ठीक है। अब अभी अभी हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहां होगी, बाहर, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर। यानी ये पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ इस तरफ जा रही होगी, और नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ इस तरफ आ रही होगी। तो ये तो E प्लस E माइनस अपोजिट हो गए। यानी अगर टोटल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा इनका, है टोटल, ये अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है। मैं 5 किलोमीटर इधर गया, फिर 3 किलोमीटर इधर चला गया, तो टोटल डिस्टेंस मैंने कितनी चली, 5 किलोमीटर इधर गया, फिर 3 किलोमीटर इधर आ गया। अरे महाराज 5 किलोमीटर इधर गया, फिर 3 किलोमीटर वापस आ गया, तो कितनी डिस्टेंस चली। तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस, डिफरेंस करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। तो अब तुम लोग कहते हो मैं गलत पढ़ा रहा हूं, है तुम लोगों का काम कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। चलो खैर जो भी है, तो डिफरेंस लेना पड़ेगा ना, तो करो डिफरेंस। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू E माइनस E प्लस, ठीक है। यानी Q, सो 1/4πε0 Q/x - a होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/x + a होल स्क्वायर। एलसीएम में जो चीज कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लो, Q/4πε0 कॉमन आ जाएगा, इधर आ जाएगा x² + a² + 2xa, फिर ये माइनस हो जाएगा -x² - a² + 2xa, डिवाइड में आ जाएगा x² - a² होल स्क्वायर। एलसीएम लिया है और कुछ नहीं किया है, जो कट रहा है वो काट दो, ठीक है। तो E इक्वल्स टू 1/4πε0
2xa यानी 4xa टाइम्स क्यू, तो 4xa टाइम्स क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आ गया। वैसे तो आंसर यहीं तक है, वैसे तो आपका आ गया है, लेकिन मैंने शुरू में ही बता दिया था कि डाइपोल की जो डिस्टेंस है वो तो बहुत कम है, यानी ये जो वैल्यू a है आपकी, ये x के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, बहुत स्मॉल है ना, यानी सिंस a इज वेरी 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 लेस देन x, सो दैट a टेंड्स टू 0, a टेंड्स टू 0, तो a टेंड्स टू 0 अगर यहां रख देंगे तो ये चीज तो हट जाएगी, हो जाएगा x की पावर 4, ठीक है, ये चीज हट गई, तो बचा क्या, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2xa टाइम्स क्यू टाइम्स 2 अपॉन x टू पावर 4, तो एक ये हट गया। अब ध्यान से देखो 2a टाइम्स क्यू, 2a टाइम्स क्यू क्या बन गया, याद करो क्या बन गया, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, यानी E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब, 2p बाई एक्स क्यूब, सॉरी 2p बाई एक्स क्यूब, ठीक है। ये आ गया आपका, किसके लिए, एक्सियल पोजीशन के लिए, किसके लिए, ये एक्सियल कहलाता है, एक्सियल। एक्सियल क्यों कहलाता है, क्योंकि ये इसके एक्सिस में रखा हुआ है, ठीक है। चलो अच्छा, कभी कभार कहा जाता है ग्राफ प्लॉट करो, ग्राफ प्लॉट करो, तो किसी एक निश्चित डाइपोल के लिए, मान लो इसी डाइपोल को ले लेते हैं, तो क्या इसमें x की वैल्यू हम बार बार बदल रहे हैं, लेकिन बदल सकते हैं, है ना, कभी हम इस पॉइंट पे निकाल लें, कभी यहां निकालें, कभी यहां निकालें, या उधर निकाल लें, यानी x की वैल्यू हमारे हाथ में बदल सकते हैं, लेकिन चार्जेस की वैल्यू नहीं बदल सकते, जो एक बार लिया वो कांस्टेंट है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, डाइपोल के बीच की डिस्टेंस a ये भी कांस्टेंट है, यानी अगर हम ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p को कांस्टेंट मान लें, मान क्या है कांस्टेंट, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x क्यूब, यानी आप एक्सियल लाइन पर जितनी दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी, हाँ कम हो जाएगी भैया, ठीक, कम हो जाएगी, गुड, तो कम हो जाएगी, यानी ग्राफ कैसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी ज्यादा डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम, और जितनी कम डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज्यादा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलो अब ठीक इसका इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पॉइंट, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, फटाफट अपनी कॉपियों में गड़ा रहो, फटाफट रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। अरे भैया चलो, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बाकी अगर किसी को दिक्कत हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना, उसी में बता भी देंगे आंसर भी, ठीक है, हैं? लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, कमेंट भी करो, वरना कैसे चलेगा धंधा पानी यार। चलो ठीक है, तो ये सब हो गया। अच्छा बहुत जल्दी फटाफट करेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना ना, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, अरे भैया रे, इधर इधर इधर, अरे इधर आओ, मैम बात अभी भेज दूंगा, पीछे, सबसे पीछे बैठो। बात समझ में आ रही है? चलो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए निकालते हैं, तो बड़ा सरल है बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, भाई वही हमारे दो चार्ज, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये हमारी डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, और इससे सपोज किसी y डिस्टेंस पे पॉइंट निकालना है। इधर हमने x ले लिया था क्योंकि x एक्सिस था, इधर y ले रहा है, y वर्टिकल एक्सिस है, तो y पॉइंट पे निकालना है। अब बेटा मेरा भाई ये बता
ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है भाई ये तो बराबर होगी भाई, बेस दोनों में सेम है, परपेंडिकुलर भी दोनों में सेम है, तो हाइपोटेनस भी तो सेम होगी। तो हाइपोटेनस की वैल्यू होगी क्या, वो होगी अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इधर भी यही होगी वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, यही तो होगी। तो बस अब लेकिन वो ही बात, कौन सी वाली, वेक्टर लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज से अंदर की तरफ। तो ये है हमारी E प्लस, ये है E माइनस, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी तो थीटा हो गया, है ना। तो जिसके साथ एंगल बनता है वो तो कॉस कंपोनेंट होता है ना। तो इसी तरफ हमारा होगा E प्लस कॉस थीटा और इसी तरफ होगा हमारा E माइनस कॉस थीटा। इधर होगा हमारा E प्लस साइन थीटा और इधर नीचे नेगेटिव में होगा हमारा E माइनस साइन थीटा। अब बेटा देखो, चार्ज की वैल्यू सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, थीटा भी सेम है, यानी E प्लस और E माइनस की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा वो कैसी होगी, बराबर होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है, वेक्टर अपोजिट है, तो क्या होगा, अरे कट जाएगा भैया, कट जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो जब वेक्टर आपस में कैंसिल हो ही गए तो जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके कारण मिलेगी हमें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वजह से, है ना। तो जोड़ दो। और यहां तो ऐसा भी नहीं है कि 5 किलोमीटर पहले इधर गया फिर 3 किलोमीटर इधर, इसमें तो 5 किलोमीटर इधर जा रहा है फिर 3 किलोमीटर भी इधर ही जा रहा है। देखो दोनों डायरेक्शन सेम है तो जोड़ा जाएगा, जोड़ दो, यानी E इक्वल्स टू टाइम्स कॉस थीटा, ठीक है। अब सारा खेल इसमें बेटा कॉस थीटा की वैल्यू का है। देखो ये बात अपने गांठ बांध लो, नियम है, ये कोई मैथ नहीं है कि जब चाहे तब हम कुछ भी मान लें, एज्यूम कर लें और उसके बेस पे आंसर आ जाए। नहीं, नहीं कर नहीं सकते, अलाउड नहीं है। अगर आपने इनिशियल कंडीशंस के बाद भी, हमने इनिशियली कहीं कोई थीटा माना था, नहीं माना था, हमने तो बीच में अपनी सुविधा के लिए कंपोनेंट्स तोड़ने के लिए इसे बीच में एज्यूम कर लिया है। अब ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर आपने थीटा की वैल्यू को इंट्रोड्यूस किया है तो थीटा की वैल्यू निकालो, ठीक है। यूं ही नहीं करते कुछ, यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, समझ रहे हो। तो जोड़ दो, तो कॉस थीटा अगर इसी टर्म में देखो, इसी ट्रायंगल में देखो तो थीटा क्या है, ये है कॉस, यानी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा a है, हाइपोटेनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो हम यहां पर लिख देंगे E प्लस प्लस E माइनस टाइम्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब E प्लस की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है यहां से यहां तक की, रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टाइम्स ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही तो आएगा, दोनों बार यही आएगा, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स हो गया ना, 2qa, ठीक है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स qa बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर √3/2, यहां पे हाफ पावर इधर है, यानी ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 3/2, ठीक है। फिर वही a इज वेरी 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 लेस देन y, सो दैट a टेंड्स टू 0,
So if A tends to 0, then 1 upon 4 pi epsilon naught 2qa upon A 0 हो गया, तो y की पावर आ गई 3, y की पावर 3, 2qa क्या बन गया हमारा p इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2py q। आ गया फॉर्मूला। यहां भी वही है, देख लो सारी चीजें अगर कांस्टेंट कर दें क्या वो है ही कांस्टेंट, तो y क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहां 2p की जगह p होगा, तो p ही तो लिखा हुआ है, p ही लिखा है, दिख ही नहीं रहा तुम्हें, e प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन y क्यूब। ठीक है, तो कर दो, यानी ये क्या हो गया, इधर अपना e ले लो, इधर क्या y ले लो, तो ये भी वैसा ही ग्राफ आ गया। अब मान लो कि जो पहला हमारा एक्सियल का फॉर्मूला आया था वो क्या था भैया, इसे इक्वेटोरियल के लिए EQ लिख दें, हैं? इसे एक्सियल के लिए AX लिख दें, x मतलब पुराना P, तो P यानी क्या आया था, 2p/r³ आया था, 2p/r³। मान लो समहाउ माने कैसे भी, अंग्रेजी है, ठीक है, तो वो अगर हो गया बराबर r बराबर y, मान लो r बराबर y है, तो ये तो वैल्यू सेम है ऑलमोस्ट, बस ये दूना है इसका, ये दूना है। सो फॉर अ फाइनाइट डिस्टेंस, फॉर अ कांस्टेंट डिस्टेंस या फॉर कांस्टेंट डिस्टेंस या सेम डिस्टेंस, अगर सेम डिस्टेंस के लिए निकालोगी तो जो इक्वेटोरियल की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, अरे एक्सियल की वैल्यू 2 टाइम्स इक्वेटोरियल के बराबर है, एक्सियल इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल। ठीक है, तो ये कुछ हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन हमारा हो गया। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। ठीक, रुकना नहीं है, तुरंत मिटाल दो अगला। ठीक, इसके बाद आती है बहुत बड़ी चिड़िया जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। चलो ओके, तो हम लोगों ने एक्सियल वाला कंप्लीट कर लिया, इक्वेटोरियल कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग कंप्लीट करेंगे टॉर्क ऑन अ डायपोल। सो व्हेन an electric dipole placed in a uniform electric field, then it experiences a torque। तो उसकी क्या वैल्यू होती है, क्या उसके रूल रेगुलेशंस होते हैं, देखते हैं। ठीक है भाई, देखो माना ये हमारी क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। ठीक है, ये जा रही हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बड़ा मज़ा आता है ऐसी लाइनें बनाने में, ऐसे हिलने का मिलता है। ठीक है, ये मान ली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, अब ये जा रही हैं कहीं और यहां से आ रही हैं, तो यहां से आ रही हैं इधर जा रही हैं, यानी यहां कहीं दूर कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, तभी तो बाहर की तरफ है। हाँ कुछ तो बोलो भैया, है ना। हाँ, और ये इधर कहीं जा रही है, यानी यहां कहीं दूर अनंत में इनफाइनाइट पे कहीं कोई नेगेटिव चार्ज होगा जिस तरफ जा रही है ना। अब आपने क्या किया, आपने बीच में एक इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के साथ कुछ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक, यहां है आपका नेगेटिव चार्ज, मान लीजिए ये है आपका पॉजिटिव चार्ज। अब बेटा ये नेगेटिव चार्ज किधर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ, और ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा नेगेटिव की तरफ, यानी जो फोर्स लगेगा वो हो लगेगा Q टाइम्स E, है ना। चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट है। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रही है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है,
यानी इस तरफ एक फोर्स लगेगा QE पॉजिटिव और इधर एक फोर्स लगेगा QE नेगेटिव। दोनों की वैल्यूज ऑपोजिट है, वो वैल्यू सेम है, डायरेक्शन गलत। गलत बोल गए। गलत क्यों बोल गए बताओ? अगर वैल्यू सेम और डायरेक्शन अपोजिट होती तो कैंसिल नहीं हो जाते? तो कैंसिल थोड़ा ना हो रही है बेटा। ध्यान रख कि वेक्टर तब अपोजिट होने पर कट जाते हैं जब उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम हो। लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, यानी इसकी लाइन ऑफ एक्शन, इसकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, सेम नहीं है। यानी ये कैंसिल नहीं करेंगे एक दूसरे को, ये कुछ और करेंगे। कुछ और क्या करेंगे? अपोजिट है, मतलब अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन में है पर इक्वल है। इसीलिए ऐसे फोर्सेस को हम कपल ऑफ फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कपल ऑफ फोर्स। इनके बीच में 36 का आंकड़ा रहता है, ठीक है? कभी एक दूसरे से नहीं बोलते, हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, अलग अलग रहते हैं। तो कपल ऑफ फोर्स जब भी अप्लाई होता है तो इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग ट्रांसलेशनल मोशन, बॉडी विल एग्जीक्यूट रोटेशनल मोशन। ठीक है? इक्वल फोर्स, इक्वल फोर्स। अब कैसे दिखाएं? जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है? अब इसमें एक व्यक्ति इधर से फोर्स लगाए, एक व्यक्ति इधर से फोर्स लगाए, तो ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना भाई? मैं देखो ऐसे तो रोटेट करते हैं हम लोग। मान लो इस पेन को घुमाना हो तो दोनों उंगलियां इधर रख के थोड़ा घुमा सकते हो, एक उंगली इधर रखोगे और एक इधर, तभी तो इक्वल फोर्स लगाओगे, तभी तो ये रोटेट होती है। तो यानी ये क्या करना स्टार्ट कर देगा? रोटेशन स्टार्ट कर देगा बेटा, ठीक है? तो इसीलिए व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in uniform electric field, in which uniform electric field it experiences torque on it, पर अगर नॉन यूनिफॉर्म में रख दें तो अगर नॉन यूनिफॉर्म में रखा है, अगर नॉन यूनिफॉर्म में रखा है तो इट मे बी पॉसिबल कि ये रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेशनल मोशन भी करे, यानी लीनियर मोशन भी करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि जिस तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी उस तरफ डाइपोल आपका मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है? तो अक्सर ये पूछा जाता है, ठीक है? सपोज इफ द डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन व्हाट विल हैपन, एंड जस्टिफाई योर आंसर। सो ऑफ कोर्स हमें पता है, इफ यू प्लेस द डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट मे पॉसिबल दैट इट स्टार्ट्स रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशनल ऑल्सो। दोनों कर सकता है, और हो सकता है रोटेशन बिल्कुल ना करे, सारा ट्रांसलेशन कर ले, इसमें इतना पावर ही ना हो कि थोड़ा बहुत भी रोटेट कर पाए, पॉसिबल है। ठीक है? खैर, हम लोग इस केस को समझते हैं। तो है क्या? टॉर्क का फॉर्मूला, हमारे पास फोर्स की वैल्यू है बेटा, देखो फोर्स की वैल्यू हमारे पास है, हमारे पास टॉर्क के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो ये रोटेट होगा तो मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है? तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है हमें उससे मल्टीप्लाई करनी है, इसे n कह देते हैं। ठीक है? क्या कह देते हैं? n। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की वैल्यू क्या है? QE। ठीक है? और ये डिस्टेंस कितनी है AB की? 2a। डाइपोल की लेंथ है ना ये, तो 2a। अब PN निकालना है, यानी परपेंडिकुलर निकालना है। थीटा में दिया है तो क्या करेंगे भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो निकल के आ जाएगा 2a साइन थीटा। PN की वैल्यू निकल के आ गई 2a साइन थीटा। तो ये हो गया 2QA टाइम्स E टाइम्स साइन थीटा। अब देखो कुछ मिलता जुलता फॉर्मूला लग रहा है, ये नहीं लग रहा? ठीक है? तो इसका मतलब टाउ जो है वो P क्रॉस E है, टाउ P क्रॉस E है। अगर आपको टॉर्क निकालना है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, आपको टॉर्क मिल जाएगा।
कहीं कोई समस्या? पक्की बात? ठीक है, कोई समझ दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें? चलो, अब इसमें है एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल। हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है कि अगर किसी चीज पे फोर्स लग रहा है यानी वो वर्क करेगा, और अगर वर्क करेगा तो वर्क इज द फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, वर्क इज अ फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तुम लोग एक काम करो, जब अभी घर पे जाना ना तो अपना सर दीवार में दे मारना, ठीक है? तो जो धूल उल है वो हटेगी शायद, हैं? होने दो रिकॉर्ड, सब रिकॉर्ड होने दो, दुनिया को पता चले तुम्हारी मूर्खता। वर्क इज अ फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मैं कई बार, 1000 बार बता चुका हूं कि कभी भी जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात आए या एनर्जी की बात आए तो मतलब हमें वर्क डन निकालना है। 11th में मेरा गला सूख गया ये बताते बताते। और जब जब टेम्परेचर की बात आए, जब जब वेलोसिटी की बात आए, मतलब कहीं ना कहीं हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। नहीं समझोगे ना? खून पीना कसम खा के आयो कतई। चलो शराब, इधर देखो। तो जाहिर है जब डाइपोल रोटेट हो रहा है, और मैंने एक और एनालॉजी तुम्हें बताई थी कि लीनियर मोशन में जो काम मास करता है, रोटेशन मोशन में वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। लीनियर मोशन में जो काम वेलोसिटी करती है, रोटेशन मोशन में वही काम एंगुलर वेलोसिटी करती है। लीनियर मोशन में जो काम फोर्स का होता है, रोटेशन मोशन में वही काम टॉर्क का होता है। किसका? टॉर्क का, है ना? यानी अगर इस रोटेशनल मोशन के अंतर्गत आपको वर्क डन निकालना है यानी एनर्जी निकालनी है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस की जगह टॉर्क इंटू डिस्टेंस करना होगा। क्या करना होगा? टॉर्क इंटू डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? पक्का? चलो, तो बेसिकली अब हम निकालेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल। ठीक है? इसे तो लीनियर मोशन होती तो फोर्स इंटू डिस्टेंस कर देते हैं। रोटेशन मोशन है तो करेंगे टॉर्क इंटू समथिंग। लेकिन डिस्टेंस का काम रोटेशन मोशन में क्या करता है? एंगल। एंगल करेगा ना? गुड। तो माना कि टॉर्क की वजह से जो रोटेशन हुआ, उस वजह से जो छोटा सा वर्क डन डेवलप हुआ वो डी डब्ल्यू, और डी थीटा एंगल रोटेट होने से ये क्रिएट हुआ है, तो टाउ डी थीटा लिख दिया। अब वैल्यू रखो टाउ की, क्या? पी साइन थीटा डी थीटा है, ठीक है? डी डब्ल्यू। अब टोटल वर्क डन निकालना है यानी टोटल एनर्जी, तो क्या कर दोगे? इंटीग्रेशन कर दो इसका। कहां से? किसी थीटा 1 से थीटा 2 के लिए, किसी थीटा 1 से थीटा 2 के लिए। तो बस साइन थीटा का इंटीग्रेशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, इसीलिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। सो पीई माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2, सो पीई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1। सो पोटेंशियल एनर्जी सपोज इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, मान लो वो 0 डिग्री है, इनिशियल थीटा 1 0 डिग्री है, तो कॉस 0 की वैल्यू 1। इन दैट केस यू नॉट पीई 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आपकी एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल हो गया। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी? कूलम्स लॉ पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली, डाइपोल पढ़ लिया, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली, एक्सियल में पढ़ ली, इक्वेटोरियल में पढ़ ली, डाइपोल का मोमेंट पढ़ लिया, डाइपोल की रोटेशन पढ़ ली, और डाइपोल के घूमने के कारण, रोटेशन के कारण जो एनर्जी स्टोर होगी डाइपोल में वो भी पढ़ ली। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की फर्स्ट यूनिट का
मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट यूनिट है उसका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पूरा होता है, लेकिन केवल थ्योरी पार्ट, केवल थ्योरी पार्ट। न्यूमेरिकल्स के लिए आप न्यूमेरिकल सेशन की वीडियोस हमने बनाई है, उसे जाके देखो, उसके व्यूज बढ़ाओ, और क्या सब थोड़ा बताएंगे। ठीक, चलो अब इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये भी हमने पढ़ा, ये जो भी हमने पढ़ी है ये एक टाइप की पोटेंशियल एनर्जी ही है ये भी, बट दिस पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ डाइपोल। बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ऑन अ चार्ज फॉर केस ऑफ अ चार्ज। चलिए, तो अभी अपने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हर एक चार्ज के चारों ओर क्या होती है, हाँ गुड, फील्ड होती है। फील्ड की अपनी एक लिमिट होती है, लिमिट से बाहर जाने पर फील्ड महसूस नहीं होती है, फील्ड के अंदर आने पर महसूस खूब होती है ना, ये सब पढ़ा। तो इनफाइनाइट की कॉन्सेप्ट पता है सबको? इनफाइनाइट मतलब हाँ कोई भी पॉइंट। अच्छा, इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड। तो कौन सी चीज अनलिमिटेड है? जियो का डेटा पैक। हाँ हाँ, नहीं तो कौन सी चीज जो फाइनाइट नहीं है? जीरो। डिजिट्स भी फाइनाइट है बेटा। अरे फाइनाइट है यार, फाइनाइट। फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी इनफाइनाइट नहीं होता। देखो मैं बताऊं ना, इनफाइनाइट नहीं, उसे अनडिफाइंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अनडिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल ये भी समझ लो, कक्षा 5 की है चीज, लेकिन बता दे रहे हैं तुम्हें हम। देखो 12 डिवाइडेड बाई 4 क्या है इसकी डेफिनेशन? हाउ मैनी फोर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 12, यानी 3। हाउ मैनी फोर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 12, that is 3. That's why 12 divided by 4 is 3. Okay, good. Now next example, how many 3s are required to make 15? That is 5. So 5 3s are 15. So answer is 5. Good, very good, shabash, very good, bubbly of the flower. How many 2s are required to make 10? That is 5. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां तो समझ में आ गया ना, शाबाश। ओके, हाउ मेनी 5s आर रिक्वायर्ड टू मेक 0? यू कैन एड द 5 टिल योर होल लाइफ, पर कभी भी तुम 0 पे नहीं पहुंचोगे। दैट्स वाई इट इज अनडिफाइंड। समझ में आ रही बात? इसी को तो इनफाइनाइट बकते हो तुम लोग। अरे इसी को तो कहते हो। अब समझ में आ रही बात? देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन इनफाइनाइट एंड अनडिफाइंड। अ क्वांटिटी विच कैन नॉट बी डिफाइंड इज रिटन एज लाइक दिस। इसलिए अनडिफाइंड टर्म होते हैं 0/0। हाउ मेनी zeros आर रिक्वायर्ड टू 0? नथिंग। There is no need to collect the zero to make zeros. बात समझ में आ रही है? देखो क्या है, तुम लोग के कॉन्सेप्ट ही हिले हुए बेटा। तुम्हारा ना मतलब क्या बताएं, ठीक है तुम लोग पास हो जाओ, अच्छे से कहीं सिलेक्शन हो जाए तुम लोगों का ना, तो हम गंगा नहाएंगे निश्चित। देखो भाई, देखो ये चार्ज है, ठीक है। अब इस चार्ज के चारों ओर है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब कोई चार्ज यहां है, मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज यहां है Q0, क्या ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस करेगा? नहीं करेगा। अगर यहां की जगह यहां होता तो भी तो नहीं करता। यानी
इस चार्ज के लिए जो डिस्टेंस यहां पर है वही यहां है, वही यहां है, वही यहां, कहीं रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ना ये यहां महसूस कर रहा है, ना यहां महसूस कर रहा है, ना यहां महसूस करेगा, है ना। तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? सुन रहे हो? गुड। जो पड़ोस में कहीं उधर दूर रिक्शे वाला कहीं खड़ा हुआ होगा वो मेरी आवाज सुन रहा है? नहीं सुन रहा। यानी मेरी वोकल रेंज के लिए वो इनफाइनाइट पॉइंट पे है। किस पॉइंट पे? अब चाहे उसकी दूरी 10 मीटर ही क्यों ना हो। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही ना? इनफाइनाइट का मतलब कोई दूरी से नहीं है कि बहुत दूर, कितना दूर, बोले इतना दूर ऐसा नहीं है, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब एक ऐसा पॉइंट जो उस क्वांटिटी की लिमिट से बाहर है जिस क्वांटिटी को आप कैलकुलेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, यू आर कैलकुलेटिंग दी ल्यूमिनिफिशेंट। सपोज आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कवर कर रहे हैं। सपोज यू आर मेजरिंग ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ एनी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड समथिंग इज बियॉन्ड दैट ल्यूमिनस पॉइंट, इट मीन्स वो पॉइंट इनफाइनाइट दूरी पे है, चाहे भली दूरी 6 मीटर ही हो, ठीक है। तो इनफाइनाइट का मतलब आउट ऑफ रेंज से है फिजिक्स में खासकर। और इनफाइनाइट की जगह अनडिफाइंड बोलने की आदत डालो, ठीक। चलो, अब मान लो इनफाइनाइट से इस चार्ज को, इसे हटा दो, इनफाइनाइट से इस चार्ज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक ले आया। समझ में आ रही बात? इनफाइनाइट पॉइंट से इस चार्ज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक ले आया, तो यहां से यहां तक मैं इसे उठाकर लाया हूं, कुछ फोर्स लगा होगा। अरे कुछ फोर्स लगा होगा ना। मान लो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये तो रिपेल करेगा, यानी मैंने इस रिपल्सन के अगेंस्ट कुछ फोर्स लगाकर इसे यहां तक लाया हूं, कुछ डिस्टेंस कवर करी होगी। तो जब फोर्स लगी है, डिस्टेंस लगी है, तो क्यों नहीं वर्क होगा भाई? बिल्कुल वर्क होगा। और जब वर्क है तो एनर्जी भी, बस यही एनर्जी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये एनर्जी पर यूनिट चार्ज निकाली जाती है, पर यूनिट चार्ज निकाली जाती है, तो हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ रही बात? पक्की वाली बात? लॉक कर दिया जाए, ठीक है। चलो, है? हाँ तो जाओ। ओके, नाउ बैठो। चलिए, तो पोटेंशियल हमें निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है पहले, ठीक है। तो माना ये कोई हमारा चार्ज था प्लस क्यू, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरह फैली हुई है, ठीक है। और इससे किसी x, ये कोई इनफाइनाइट पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे हमारा चार्ज था Q0, ठीक है। और इसकी एक्चुअली डिस्टेंस x है, ठीक है। चाहे तो वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, या छोड़ दो, इसे हटा दो। अब मान लो इसे आप यहां से यहां तक ले आए, ठीक है, r डिस्टेंस तक ले आए। कहां तक ले आए? r डिस्टेंस तक। तो जो फोर्स लगा, कुछ वर्क लगा, तो फोर्स जो इनके बीच में रहा होगा, है ना, फोर्स जो इनके बीच में रहा होगा, ठीक है, तो दैट इज फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई एक्स स्क्वायर, यही तो रहा होगा। और इनके बीच में हम छोटी सी कोई डिस्टेंस dx ले लें। अगर इतने छोटे के लिए हम वर्क डन निकाल लेंगे तो यहां से यहां तक के लिए इंटीग्रेट कर देंगे बाद में। तो छोटा सा वर्क डन dw इक्वल्स टू f टाइम्स dx, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेट करेंगे ना इसी को, गुड, इंटीग्रेट कर दो। सो w की वैल्यू जो निकल के आएगी इनफाइनाइट टू r, इनफाइनाइट से r के लिए, इनफाइनाइट पॉइंट से r पॉइंट तक लाने के लिए, ठीक है, कर दो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई एक्स स्क्वायर dx। तो जो चीज कांस्टेंट है वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएंगी, यानी Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर।
तो एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, पावर -2, एक्स स्क्वायर ऊपर गया, पावर -2, गुड। सो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पावर -2 हो गया, -2 में +1 करेंगे अपॉन -2 + 1, एक्स टू पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इनफाइनाइट टू आर। तो ये हो गया -1/x, यही तो हो जाएगा। -2 + 1 में से माइनस आएगा, उसे हमने यहां रख लिया है, और ये -1 पावर ऊपर रहेगी, वो नीचे हमने 1/x ले लिया है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 1/r माइनस 1/∞। अच्छा, 1/∞ की वैल्यू वो तो 0 है, तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला कितना आ गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r माइनस में, ये वर्क डन नेगेटिव में है। नेगेटिव वर्क डन हमें ये बता रहा है दैट वी हैव टू परफॉर्म वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू फाइनाइट पॉइंट। इनफाइनाइट से फाइनाइट तक लाने के लिए वर्क डन हमें करना पड़ेगा पार्टिकल पर, ना कि हमें मिलेगा, है ना। तो ये चीज हमसे जा रही है, लॉस होगा, दैट्स व्हाई इट इज इन नेगेटिव। अब यही वर्क डन जब पर यूनिट चार्ज निकाला जाएगा, पर यूनिट चार्ज, तो बन जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये चीज अभी तक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, पर यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा, यानी V = -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/Q0 हो जाएगा, तो Q/R। बात समझ में आ गई? यानी इस Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ये। बात समझ में आ रही है? पक्का? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहां तक सबको क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट समझ में आ गई पोटेंशियल की? चलो, अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये चार्ज प्लस Q है, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। ठीक, अब कोई R रेडियस का, इसको सेंटर मान के एक सर्कल बना दो, तो इस सर्कल की सरफेस की डिस्टेंस यहां से भी R है, 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 यहां से भी R है। अरे है नहीं है? यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R की वैल्यू जो यहां है, वो यहां है, वो यहां है, वो यहां है, वो यहां है नहीं है? बिल्कुल है। तो ये सरफेस क्या कहलाएगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी सरफेस इक्वल हो जिसमें पोटेंशियल। समझ गए बात? पक्की बात? क्लियर? तो होमवर्क में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाकर लाना, नेगेटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। अच्छा, चार्ज ग्रेटर देन 0 का मतलब कैसा चार्ज हो गया ये? हाँ, ये पॉजिटिव चार्ज है, चौंकने की बात नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है ये। ठीक है, चार्ज लेस देन 0 ये नेगेटिव चार्ज है। तो अक्सर पॉजिटिव नेगेटिव के नाम से नहीं पूछा जाता, अक्सर ऐसे भी पूछ लेते हैं, कोई डरने की बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो बनाओगे पोटेंशियल सरफेसेस। डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दो अपोजिट चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, किसी चार्ज लाइन के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, इनफाइनाइट चार्ज वायर के लिए, लाइन चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये सब चीजें निकालोगे। पक्का? कोई समस्या तो नहीं इसमें? चलो, अब बात करते हैं डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एक्सियल। ठीक है, वही डाइपोल प्लस माइनस ए, और इस पॉइंट पे आपको निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, तो V प्लस निकालो, V माइनस निकालो, दोनों को जोड़ दो, क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? पोटेंशियल किससे बनी है? एनर्जी से।
और एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर वेक्टर, स्केलर स्केलर। कभी अपने घर पे नहीं कहते आज मैं 36 किलो जूल एनर्जी लॉस करके आया हूं नॉर्थ साइड में नहीं कहते ना, कह ही नहीं सकते, थप्पड़ मार देगा कोई। बोले आज सर ने 35 किलो जूल एनर्जी अपनी लॉस कर दी पढ़ा पढ़ा कर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। कुछ नहीं कहते ना ऐसा। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं हो सकती। तो जब एनर्जी ही स्केलर नहीं है तो पोटेंशियल भी स्केलर होगा। वो एनर्जी ही जब वेक्टर नहीं है तो पोटेंशियल वेक्टर कैसे हो सकता है ना? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी यानी इसमें डायरेक्शन उरेक्शन का कोई झंझट है ही नहीं। वी पॉजिटिव निकालो, वी नेगेटिव निकालो, दोनों को जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा। अपने आप करना ये काम, ठीक है? अपने आप करना। मैं समझाता हूं इक्वेटोरियल वाला। देखो इक्वेटोरियल समझो। बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट पे ना डायपोल के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है, जीरो होती है। और जीरो होने की वजह क्या है? बात 90 की नहीं है, बात यह है कि पॉजिटिव की वजह से जो वैल्यू होगी वही वैल्यू होगी नेगेटिव की वजह से। दोनों ही एक पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो दोनों को जोड़ोगे तो माइनस प्लस जीरो, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना। इक्विपोटेंशियल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब इक्विपोटेंशियल पॉइंट पर, इक्विपोटेंशियल कह रहा हूं यार, क्या कह रहा हूं मैं, इक्वेटोरियल किसी डायपोल की इक्वेटोरियल एक्सिस पर, इक्वेटोरियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर, चाहे यहां निकालो यहां निकालो यहां निकालो यहां निकालो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू है डायपोल के लिए वो जीरो होती है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा कुछ चीजें और आपको समझनी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी मैं पहले भी बता चुका हूं। डेंसिटी का मतलब होता है कोई क्वांटिटी, किसी भी टाइप की क्वांटिटी पर यूनिट समथिंग। नंबर ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, ये भी एक डेंसिटी है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एरिया, ये भी एक डेंसिटी है। तो डेंसिटी का मतलब किसी क्वांटिटी का किसी डायमेंशन के रिस्पेक्ट में निकालना, ठीक है? कैलकुलेट करना। जैसे मान लीजिए चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाला है तो इसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, रो से, किसी से कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये सिग्मा, ठीक है? और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गामा कर लो इसे रिप्रेजेंट। ये चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाला जा रहा है तो वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी या उसे लाइन डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है? अगर पर यूनिट एरिया निकाला जाता है तो एरियल चार्ज डेंसिटी या उसे एरिया डेंसिटी भी कहते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम निकाला जा रहा है तो उसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम डेंसिटी भी कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी भी कहते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये सब ध्यान रखना। बात यह है कि अब हम बढ़ रहे हैं उस टॉपिक की तरफ जो और रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं गॉस थ्योरम। क्या कहते हैं उसे? गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम हमें यह बताती है कि किसी गॉसियन सरफेस में, गॉसियन सरफेस यानी कैसी भी सरफेस हो सकती है, आड़ा तिरछा कुछ भी ऐसा खींच दो, वो गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस से अगर कोई चार्ज Q एसोसिएटेड है तो उस चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी या निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाई है वो चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा। चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा। तो गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसको कुछ इस तरह लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस इक्वल्स टू Q/ε0। देखो बेटा, वैसे तो सरफेस एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, सरफेस एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में, EMFT में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में
सरफेस को एज अ वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं हम लोग। उसकी वजह यह है कि ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता है, ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। जो हमने 11th में पढ़े थे ना, एसोसिएटेड लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर्स में, ये उसको फॉलो करता है। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी से ट्रीट करते हैं। और उसकी वजह ये भी है कि जो भी फ्लक्स निकलता है वो पर यूनिट एरिया पे निकाला जाता है, जो एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन लेने के लिए, डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करने के लिए भी हमें इसे वेक्टर में लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब गॉस लॉ में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, गॉस लॉ का डेरिवेशन मतलब गॉस लॉ का प्रूफ, गॉस लॉ की हेल्प से कूलम्स लॉ का प्रूफ, और गॉस लॉ के एप्लीकेशंस, जिसमें से उसका एक बहुत मेजर एप्लीकेशन हुआ करता था किसी स्फेरिकल शेल के लिए, इनसाइड, आउटसाइड एंड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। वो अब CBSE ने हटा दिया है सिलेबस से। तो ठीक है, पढ़ उसको भी लेंगे हम लोग, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो गॉस लॉ का प्रूफ देखते हैं। तो गॉस लॉ का प्रूफ क्या है कि भाई माना ये कोई स्फेयर है ना, और इस स्फेयर पे जो चार्ज है, सरफेस चार्ज, ठीक है, ये इसकी R रेडियस है। ठीक है, इसकी सरफेस पे हम छोटा सा एक एरिया ले लिया ds, जिसका रेडियस वेक्टर, एरिया वेक्टर ds, इसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है E। ठीक है, तो जो फ्लक्स होगा फाई वो बराबर होता है E डॉट ds के। अच्छा, फ्लक्स का मतलब मैं बता दूं, फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। ठीक है, किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उनकी संख्या को हम फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, फ्लक्स हमेशा संख्या को बताता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अब यहां पर देखो DSE और DS के बीच में एंगल कितना है? 0। दोनों वेक्टर के एंगल के बीच में 0 है। तो इसको अगर ओपन करोगे तो होगा EDS cos 0, cos थीटा होता है ना, cos 0, या इंटीग्रेशन EDS। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, DS। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, अगर चार्ज Q है तो इस सरफेस पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, क्योंकि चार्ज प्लस Q है और जिस सरफेस पे निकाल रहे हैं उस सरफेस की डिस्टेंस सेंटर से R है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। DS यानी सरफेस एरिया, तो किसी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई R स्क्वायर। बचा क्या? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हो गया आपका गॉस लॉ का प्रूफ, गॉस लॉ का प्रूफ। ठीक है, अब गॉस लॉ से कूलम्स लॉ प्रूफ करना है हमें, गॉस लॉ से कूलम्स लॉ प्रूफ करना है, वो इससे ज्यादा सरल है। भाई हमें पता है कि E डॉट ds किसके बराबर होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट के। होगा नहीं होगा? तो उसी स्फीयर के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी हो, उसी स्फीयर की सरफेस पे हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो क्या करेंगे? EDS cos 0 इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E cos 0 की वैल्यू 1, DS Q बाई एप्सिलॉन नॉट। DS की वैल्यू क्या होगी? टोटल इंटीग्रल कर देंगे तो 4 पाई R स्क्वायर, यानी दो ध्यान रखो, इंटीग्रेशन का मतलब होता है टोटल वैल्यू। तो सरफेस एरिया की टोटल वैल्यू क्या होगी? 4 पाई R स्क्वायर किसी स्फीयर के लिए, 4 पाई R स्क्वायर इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई नहीं आ गई, है ना। अभी इसी के पास, इसी चार्ज के सामने अगर मैं पास में एक और चार्ज Q नॉट लगा दूं तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? F इक्वल्स टू Q नॉट टाइम्स E। वैल्यू रखो ना E की, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर। इसका मतलब F प्रोपोर्शनल टू Q नॉट बाई R स्क्वायर। यही तो कूलम्स लॉ था हमारा। क्लियर है? क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं ना यहां तक? शाबाश। चलो यार, ये काला मार्कर बहुत गलत है, ये छूट नहीं रहा, मिट नहीं रहा। अब पूरा बोर्ड इसने पोत दिया, घटिया मार्कर।
लाल मार्कर देखो कितना सही है, 67 मीटर है। या यहाँ पे शायद कुछ गलत चीज़ें चिपका दी हैं। सुनो, इसे गीला करके लाओ। चलो, चलिए, तो इसके बाद गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन। तो गॉस थ्योरम का हम लोगों ने प्रूफ देख लिया और गॉस थ्योरम की हेल्प से कूलम्स लॉ का वेरिफिकेशन देख लिया। अब हमें देखना है, एक एप्लीकेशन मैं करा रहा हूँ, दूसरी अपने आप करना, ठीक है। उसके लिए वीडियो का रेफरेंस लेना। अब इतना कुछ सब कुछ समझा दिया है तो वो अब समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है। वो भी समझा देंगे। तो देखो, मानो एक लाइन चार्ज, एक लीनियर चार्ज वायर है ना, एक यूनिफॉर्म चार्ज वायर, ठीक है। तो इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक्चुअली सिलेंड्रिकल फेज में होगी, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगी, है ना। और इस चार्ज से मान लीजिए r डिस्टेंस पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लेंथ हमने मान लिया यहाँ की l है, क्या मान ली, l। लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, ठीक। तो अगर लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, l लेंथ है, तो हमारे टोटल चार्ज की वैल्यू हो जाएगी Q इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स l। पहली बात तो ये, गुड। इसके बाद हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट डी एस इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो वही E डी एस करेंगे, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके लिए 0 हो जाएगा एंगल, ठीक है। तो E डी एस सरफेस एरिया, किसी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, किसी सिलेंडर का, अरे 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। क्यू की वैल्यू लेमडा एल पहले निकाल चुके थे, एप्सिलॉन नॉट। तो एल से एल कैंसिल हो गया, ई इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। आ गया नहीं आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बैठ जाओ, भी रुक जाओ, आ गया नहीं आ गया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू निकल के आई है, अब ये हमें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होती है, डायरेक्ट लगा देते 9 × 10⁹। तो यहाँ पर 2 है, तो एक काम करो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ये 4 हो गया। अब आसानी होगी वैल्यू लगाने में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 2 लैम्डा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, एल कहाँ है इस फॉर्मूले में, है ही नहीं। यानी वायर की लेंथ कितनी भी हो, अगर आर पॉइंट पे निकाल रहे हो तो आर पॉइंट डिपेंड करेगा। जितनी दूरी पे निकालोगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, जितना पास में निकालोगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। देख लो शोएब नीचे, शोएब इधर देखो ध्यान से, ये ई इसके इन्वर्सली में है, नहीं है, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r आया है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही यूनिफॉर्म चार्ज शीट के लिए है, ठीक है। जब हम चार्ज शीट के लिए निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा कि किसी शीट से निकलने वाला फ्लक्स दोनों तरफ होता है बेटा, तो उसमें एरिया का 2 टाइम्स हो जाएगा, एरिया का 2 टाइम्स हो जाएगा। इसको आप अपने आप करिएगा, ठीक है। बात करते हैं कैपेसिटर्स की। कपड़ा का है, चलिए छोड़ो, इसी बता देंगे, ऐसे ही बता देंगे। तो कैपेसिटर यानी एक ऐसा कंडक्टर जो अपने अंदर चार्ज स्टोर कर सके, कैपेसिटर कहलाता है, ठीक है। तो कैपेसिटर की कितना चार्ज स्टोर कर लेगा, कितने पोटेंशियल पर, हाउ मच चार्ज इट स्टोर एट हाउ मच पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटी सी। इसको कैपेसिटेंस भी कहते हैं। यूनिट होती है कूलम पर वोल्ट या फिर फैरड, क्या फैरड भी इसको कहते हैं, है ना। अब किसी, अगर हम स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें, किसी स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें, तो स्फेरिकल कंडक्टर मान लीजिए ये है, ठीक है। और इसकी जो कैपेसिटी अगर हमें निकालनी है, मान लो इसमें जो सरफेस चार्ज, जो चार्ज है इसका वो सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी Q इक्वल्स टू 4 पाई r² सिग्मा,
यही तो हो जाएगी, है ना। और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा यहां पर, अगर चार्ज Q है तो 1/4πε0 क्या हो जाएगा, बताओ। हाँ, पोटेंशियल पूछ रहा है। किया है इसका, नोट्स बनाया इसका, इस वाले का देना। देना। बताओ कितना होगा, किसने किया ही नहीं वो, हमें लग रहा। लाओ कैपेसिटर कहाँ है, कहाँ है दिखाओ। ये है Q²/C। सब 1/4π। सब पे टिक करो। तारीख क्या है, चलो ध्यान से देखो इधर। अच्छा, अगर हम पोटेंशियल निकालें, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल की वैल्यू होगी क्या, V = 1/4πε0 Q/R। Q/R होती है, देख लेना, ठीक है। तो C अगर निकालेंगे तो C करना पड़ेगा Q/V। तो Q करो जरा, Q की वैल्यू चलो Q ही रख दो, V की वैल्यू 4πε0 R, 1/4πε0 R। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये 4πε0 R हो जाएगा ऊपर। यानी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है किसी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए वो 4πε0 R के बराबर होगी। अब मान लो हमें 1 फैरेड का कैपेसिटर बनाना है, 1 फैरेड का कैपेसिटर, तो C की जगह 1 रख दो और 4πε0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/9 × 10⁹, 1/9 × 10⁹ इंटू R। तो R = 9 × 10⁹ आ गया मीटर, यानी तो इसको किलोमीटर मत लो जरा, 9 × 10⁶ किलोमीटर, यानी 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर। इतनी रेडियस का स्फीयर अगर आपके पास है कंडक्टर, तो आप उस पर 1 फैरेड चार्ज स्टोर कर सकते हो, इतने किलोमीटर रेडियस का। यानी ये रेडियस अर्थ की रेडियस से ज्यादा है, यानी अर्थ की रेडियस के ऊपर अर्थ से बड़ा ऑब्जेक्ट है पॉसिबल नहीं है। इसीलिए 1 फैरेड का कैपेसिटेंस बनाना पॉसिबल नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप 1 फैरेड ऑफ कैपेसिटेंस। जो बना लेगा ना उसे नोबेल पुरस्कार मिलेगा। हमने आपको बता दिया, आप लोग बनाना, ठीक है। यानी ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है, सिंगल लार्जेस्ट पॉसिबल नहीं है। आप कॉम्बिनेशन की हेल्प से हायर कैपेसिटेंस बना सकते हो। कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन इसीलिए तो हम लोग पढ़ते हैं। वो कॉम्बिनेशन पढ़ने की जरूरत क्यों है,
ताकि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हाई कैपेसिटी वाले कैपेसिटर्स डेवलप कर सकें, बना सकें। बट it is the biggest problem that single largest capacitor of capacity 1 farad is impossible to fabricate. Got it? समझ में आ रही बात? चलो एक काम करते हैं, यहीं तक रखते हैं, बाकी में बहुत हो जाएगा, नहीं तो तुम लोगों का भी लोटा है, लोटे से ओवरफ्लो ना हो जाए। यहां तक का अच्छे से रिवाइज करो, चलो ठीक है। इसको मैं अपलोड करवा दूंगा, कट उट करवा के, मतलब जो भी जहां भी जो कट होगा उसे करवाएंगे, अपलोड करवाएंगे इसे, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं आज के लिए।